हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जो विशेष करंट अफेयर्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। जो प्रोग्राम है वह है करंट अपडेट्स और उत्तर प्रदेश आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा। विषय के रूप में हम इससे जुड़े जो करंट अफेयर्स हैं उस पर बात करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं और आगे पूरे प्रश्नों को समझते हैं। हाल ही में राज्य के किस शहर में दिल्ली के सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर सेंट्रल कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना बनाई गई है? देखिए, दिल्ली में एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसा आप सब जानते हैं। उसी में जो भी महत्वपूर्ण सरकारी भवन है उन सभी को एक ही बिल्डिंग में लाने का प्रयास किया गया है। तो इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही एक सेंट्रल कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की जा रही है। अब सवाल ये पूछा गया है कि ये किस शहर में बनाया जाएगा। ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या फिर कानपुर। तो न्यूज़ देखते हैं, फिर हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। तो दिल्ली के सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर लखनऊ में सेंट्रल कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और इसमें सरकारी कार्यालय जितने भी हैं वो एक ही छत के नीचे लाने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसा ही एक भव्य तरीके का भवन बनाए जाने का प्रयास है। इसके अलावा इसमें जो भी अन्य चीज़ें हैं वो भी इसमें ही शामिल की जाएंगी। और जैसा आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है एक तरह से मछली के आकार का कुछ उस डिज़ाइन में उसको रखने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा और भी इस तरह के कई सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाने की बात की जा रही है, जैसे कि एक इनोवेशन हब विकसित करने की बात है। इसके अलावा उसमें जो भी कई तरह की फैसिलिटीज़ हैं, बीपीओ है, प्रोसेसिंग सेंटर है, बैंक, दुकानें, रेस्टोरेंट्स, तो एक पूरा प्रोजेक्ट लाया गया है जिसके जरिए लखनऊ के अंतर्गत निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके और भी अन्य तरह की जो भी सुविधाएँ हैं वहाँ पर दी जा सकें। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी लखनऊ में ऐसा प्रस्ताव दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहारी लाल दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना दिवस पर नालकी यात्रा निकाली गई है। यह जैन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपको बताना है कि नालकी यात्रा जो निकाली गई है वह उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है। खासकर बिहारी लाल दिगंबर जैन मंदिर की बात यहाँ पर की गई है। ऑप्शन है हमारे पास गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा और वाराणसी। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो वाराणसी से संबंधित यह खबर है, यानी ये मंदिर वाराणसी से होगा। तो मैदागिन स्थित बिहारी लाल दिगंबर जैन मंदिर के स्थापना दिवस पर विशेष पूजा की गई और एक यात्रा निकाली गई जिसे नालकी यात्रा कहा गया है। एक बात याद रखिएगा कि इस मंदिर के अंतर्गत, यानी इस यात्रा के अंतर्गत जो अनुष्ठान किया गया उसमें भगवान पार्श्वनाथ की पूजा की गई है। और इससे संबंधित जो अनुष्ठान में विधियाँ रहीं, पंच कल्याण पूजा जिसमें गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण पूजन किया जाता है, उसको विशेष महत्व दिया गया। और इस यात्रा के दौरान लोगों ने अपने तरीके से अभिषेक किए और पूरे प्रार्थनाओं को अंजाम दिया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी वाराणसी से यह पूरी यात्रा का संबंध है, इस मंदिर का संबंध है। अगला सवाल, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन जिसे NMEICT कहा गया है, NMEICT के तहत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक वर्चुअल लैब के लिए किस विश्वविद्यालय को नोडल केंद्र बनाया गया है? तो हमें बताना है कौन सा विश्वविद्यालय है। ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर आई है, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन जिसे हम NMEICT कह रहे हैं, उसके तहत लखनऊ विश्वविद्यालय को एक नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया है। और इसके तहत जो भी लैब हैं, वर्चुअल लैब, उनका विकास किया जा रहा है। और वर्चुअल लैब के तहत जो अन्य IIT से जुड़े संस्थान हैं वो भी यहाँ पर मदद करेंगे। तो इस प्रश्न का सीधा जवाब हो गया ऑप्शन ए, यानी लखनऊ विश्वविद्यालय। आइए अगला सवाल। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है लखनऊ, मथुरा, बरेली या फिर कानपुर। विश्वविद्यालय कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। आइए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने मथुरा का दौरा किया और यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में 11वें इसके दीक्षांत समारोह में वे शामिल हुई। यानी हमें इसका उत्तर मिल गया कि यह विश्वविद्यालय मथुरा में है, यानी ऑप्शन बी।
ऐसा सवाल कभी भी बनाया जा सकता है, खासकर राज्य विशेष की परीक्षाओं में, तो इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। खासकर चर्चित स्थान, चर्चित विश्वविद्यालय हमेशा पूछे जाते हैं। अगला एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, किस संस्था ने फसलों को कवक व जीवाणुओं के संक्रमण से बचाने के लिए नैनो पार्टिकल पर आधारित बायोडिग्रेडेबल कार्बोनेट मेटाबोलाइट, जिसे बायोडीसीएम कहा गया है, इसका विकास किया है। नैनो पार्टिकल्स का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म कणों पर आधारित एक कार्बोनेट मेटाबोलाइट बनाया है। तो आपको बताना है कि किसने बनाया है। BHU बनारस, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, IIT कानपुर या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए, तो फसलों को कवक व जीवाणुओं के संक्रमण से अब नैनो पार्टिकल्स की मदद से बचाया जाएगा और IIT कानपुर के जैव विज्ञान और बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर्स ने मिलकर इसका विकास किया है। इसमें एक और बात जो जानने लायक है कि इसमें भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ता भी शामिल रहे हैं। यानी अब जो किसानों को फसलें खराब होने की जो समस्या आती है उसमें इससे कुछ मदद मिल सकेगी, किसानों के लिए लाभकारी है। और विशेष रूप से जो इसका निर्माण किया गया है, इसमें चावल की फसल को यह सबसे ज़्यादा बचाने के लिए उपयोग में आ सकेगा। चावल की फसल के अलावा अन्य फसलें भी होंगी, लेकिन प्रमुख रूप से इसमें चावल की बात कही गई है। तो इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी IIT कानपुर। चलिए, अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट राज्य के किस जिले में अवस्थित है? बताना है कि ऑप्शन है नोएडा, कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ। तो कहाँ अवस्थित है यह राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान? हुआ क्या है कि हाल ही में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह का आयोजन किया गया है और इसकी जो उपलब्धियां हैं इसको बताने के लिए कई सारे लोग इसमें शामिल हुए हैं। और इस प्रतियोगिता के अंतर्गत कई तरह की चीज़ों का आयोजन किया जा रहा है। पोस्टर प्रदर्शनी, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों की प्रदर्शनी, साइंस मॉडल की प्रतियोगिताएं और अन्य तरह की चीज़ें। तो हमसे पूछा गया था कि ये कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका उत्तर है लखनऊ। ये लखनऊ में अवस्थित है। अगला सवाल, हाल ही में किस शहर में कुत्तों के लिए शवदाह केंद्र की स्थापना की गई है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन है गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़ और लखनऊ। तो कुत्तों के लिए शवदाह जैसी बात कम ही सुनने को मिलती है। तो गाजियाबाद में कुत्तों के अंतिम संस्कार के लिए नगर निगम ने एक PNG यानी पाइप नेचुरल गैस से चलने वाला एक शवदाह गृह को बनाया है, जिसका संचालन भी शुरू हो गया है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो भी कुत्ते हैं, कोई पालतू है, उसका वहाँ पर शवदाह किया जाएगा। उसका कुछ चार्ज रखा गया है, जैसे 500 रुपये। वहीं जो ऐसे कुत्ते हैं जो निराश्रित हैं, किसी के पालतू नहीं है, तो उनका मुफ्त में नगर निगम द्वारा किया जाएगा शवदाह। और एक और बात जो इसमें शामिल है कि अब कुत्तों के शव को इधर उधर फेंकने पर जुर्माने की भी बात कही गई है। तो गाजियाबाद में इस तरह का प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, यानी गाजियाबाद में ऐसा शवदाह गृह बनाया गया है, खासकर कुत्तों के लिए। अगला सवाल कहता है, लगभग एक सप्ताह से प्रदेश के बभानियाओं पुरास्थल में उत्खनन कार्य चल रहा है। पूछा गया है कि यह किस जिले में स्थित है। यह भी महत्वपूर्ण सवालों में से ही है। ऑप्शन है प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी या फिर बरेली। तो ये जो पुरातत्व स्थल है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले जो खोज हुई थी उसमें लगभग 3500 साल पुराने कुछ मिट्टी के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो बभनियाओं में खुदाई के दौरान कई अभी भी नई जानकारियां मिल रही हैं और जो पुरातत्वविद हैं उनका मानना है कि इसमें 3500 साल से और भी ज़्यादा पुराने कुछ अवशेष हमें प्राप्त हो सकते हैं। और ये मौजूद कहाँ पर है? वाराणसी में यह साइट मौजूद है जहाँ पर खुदाई चल रही है और आगे भी इस तरह के और अवशेष मिल सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि वाराणसी, इसका उत्तर हुआ कि यहाँ पर यह मौजूद है। फिर से याद रखिएगा, बभनियाओं पुरा स्थल अगर पूछा जाए तो वाराणसी से संबंधित है। आइए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान किस शहर में ग्रीन बूथ बनाया गया? ग्रीन बूथ का एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हमें बताना है कहाँ बनाया गया। ऑप्शन है लखनऊ, हाथरस, कानपुर या फिर मेरठ। एक्सप्लेनेशन में इसका उत्तर मिलेगा हमें।
तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए और लखनऊ में ही इस तरह का एक प्रयोग हमें देखने को मिला कि जिला प्रशासन ने 2 प्रयास किए। पहले प्रयास में कैंट विधानसभा की AP सेन गर्ल्स इंटर कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया। इसके अलावा इस बूथ के जो रास्ता था उसको भी अलग अलग तरह से डेकोरेट किया गया, जैसे कि तिरंगे के रंग के गुब्बारे लगाए गए ताकि लोगों को अच्छा लग सके। अंदर एक बग्घी खड़ी की गई, मतलब एक तरह से इंटरेस्टिंग बनाया गया कि जो वोटर्स हैं वो वहाँ पर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मतदान को प्रेरित हों। और इस तरह के बूथों का अगर अन्य भी जगह निर्माण किया जाएगा तो ये पूरा जो पूरी वोटिंग की प्रक्रिया है इसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकेगा और ज़्यादा अपीलिंग बनाया जा सकेगा कि ताकि लोग इस प्रक्रिया से और ज़्यादा जुड़ सकें। ऐसा ये प्रयास यहाँ दिखता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी लखनऊ में ऐसा एक बूथ बनाया गया। आइए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा बच्चा गोद लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन है मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या किया गया है इसको देख लें। तो अब बच्चा गोद लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही कोई भी सिंगल पेरेंट, एकल माता पिता भी हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम 1960 के तहत बच्चा गोद ले सकते हैं। इसके अलावा गोद लेने की प्रक्रिया में शादी को रजिस्टर्ड कराने की भी आवश्यकता नहीं है और ये जो आदेश है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। और दरअसल ये जो मामला था एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की अपील पर इस पर फैसला सुनाया गया था और ये पूरा मामला यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि ऐसा जो फैसला आया है किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और ख़ासतौर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस निर्णय को दिया है। ठीक है, अगला सवाल, 27 फरवरी से ताजमहल में मुगल बादशाह शाहजहां का उर्स शुरू हो रहा है। यह उर्स कितने दिनों तक मनाया जाएगा, ये सवाल पूछा गया है। तो आगरा में ऐसा उर्स शुरू हुआ है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या फिर 5 दिन। तो मुगल शहंशाह जो शाहजहां थे उनका 3 दिवसीय उर्स कल से शुरू हुआ है ताजमहल में, जो लगभग 1 मार्च यानी कल तक मनाया जाएगा। और इस उर्स के दौरान जो उनकी कब्र हैं, जो प्रमुख रूप से भूमिगत असली कब्रें हैं, उनको पर्यटक देख सकेंगे। और साथ ही यहाँ पर इसको निःशुल्क प्रवेश दिया गया है 1 मार्च तक। तो ये कुछ प्रमुख बातें यहाँ पर जानने के लिए हैं, जो भी हैं कि वहाँ पर शहनाई बजेगी, यानी अच्छा कार्यक्रम एक तरीके से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो जो उत्तर हुआ इसका वो हुआ 3 दिन, यानी ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला सवाल है, हाल ही में लखनऊ में राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप शुरू हुई है। इस चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण है, हमें ये बताना है। एक चैंपियनशिप है राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप, संस्करण हमसे पूछा गया है। 35वां हो सकता है, 36वां, 37वां या फिर 38वां। इसका सही जवाब है कि ये 37वां राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप है, जिसकी शुरुआत 27 फरवरी को की गई थी और ये अभी इस हिसाब से 37वां संस्करण इसका शुरू किया गया था। इसके अलावा इसमें उत्तर प्रदेश सहित 26 राज्यों ने हिस्सा लिया था। ठीक, तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर आज लखनऊ विश्वविद्यालय में किसे आजीवन माइक्रोबायोलॉजी निष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है प्रोफेसर आलोक कुमार राय, प्रोफेसर हिमांशु यादव, प्रोफेसर अंकिता मौर्य या फिर प्रोफेसर विवेक प्रसाद। तो प्रोफेसर विवेक प्रसाद इसका सही उत्तर है। हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में विज्ञान दिवस के अवसर पर माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें बॉटनी विभाग के प्रोफेसर विवेक प्रसाद को वायरस रिसर्च के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए आजीवन माइक्रोबायोलॉजी निष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और भी जो अन्य लोगों के हमने नाम लिए हैं उनको भी अलग अलग तरह से पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे करीना अफजल को बेस्ट ओवर पेपर प्रेजेंटेशन, हर्षिता गौरव को बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन, हिमांशु यादव, अंकिता मौर्य व रामानंद यादव को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिए गए इस दौरान। ठीक है, तो ये इससे संबंधित सवाल था, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी प्रोफेसर विवेक प्रसाद।
तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक इन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कीजिए, रिवाइज कीजिए और एग्जाम्स में सफलता हासिल कीजिए। धन्यवाद।